हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 25 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके बैंक, एसएससी, रेलवे और जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा मकसद होगा कि मैं आपको डिटेल्ड बताऊँ, हर एक एमसीक्यू को समझाऊँ और उसके पीछे की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी आपके साथ साझा करूँ। मेरा नाम है विकास शर्मा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आपको पहले मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। ब्लैक बग जो होता है वो भारत के जो है राज्य पशु में आता है, तो कौन से राज्य का जो है वो एक स्टेट एनिमल होता है, ये आपको बताना है। आपको जो इस पूरे सेशन की पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ऐप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन से स्टेट का जो है स्टेट एनिमल ब्लैक बग होता है। राष्ट्रमंडल खेलों जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इन 2026 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन जो है इसके रूप में अभी नियुक्ति हो चुकी है। तो किसको अपॉइंट किया गया है सेफडी मिशन के तौर पर जो भारत की तरफ से होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो आपको बता दूं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है IOA, तो इन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के टीम लीडर जिसको हम लोग बोलते हैं शेफ डे मिशन, तो इसका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर नाम फाइनल कर लिया है और रोहित राजपाल जो है इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये करेंगे क्या। तो आपको बता दूं कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी जो अपॉइंटमेंट किया है रोहित राजपाल का, तो ये जो है शेफ डे मिशन होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के और ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले हैं। ठीक है, और इनकी अगर बात की जाए तो ये जो करंट डेविस कप के कैप्टन ऑफ इंडियन जो टेनिस टीम है उसमें ये बेसिकली अपनी भूमिकाएं दे रहे थे। और अभी इनकी अगर बात की जाए तो राजपाल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन जो है AITA के, और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी IOA के भी हैं। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पर अभी एक नई जो है पोजीशन दी गई है। और अगर हम इनकी बात की जाए तो इन्होंने जो है भारत के टेनिस के जो डेविस कप की कप्तान के रूप में जो है वो अभी अपनी भूमिका दी और अब इनको जो है मुख्य लीडर के तौर पर जो है वो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी आपकी बनेंगी कि जो आपका ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तो इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके IOA के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं PT ऊषा। ठीक है, और CEO हैं रघुराम अय्यर। ठीक है, और अगर हम इस साथ में डेलीगेशन की बात करें जो शेफ डे मिशन, इस डेलीगेशन में जो मेन है वो तो रोहित राजपाल होंगे। ठीक है, और साथ में जो डिप्टी शेफ डे मिशन है वो है रवि बेंगानी। ठीक है, तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इनके साथ में जो अलग अलग जो डेलीगेशन है वो ये जाएगा वंदना राव और रोहिल स्वामी का। ठीक है, तो ये लोग जो हैं जनरल टीम जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर हैं। अब आपसे इवेंट पूछाएगा कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, और साथ में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आपके 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो है ये आपके होंगे। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो लोग हैं ना वो आप नाम यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इनसे पूछा जाता है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये हर एक 4 साल में होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें ग्लासगो ने पहले भी 2014 में भी जो है इस गेम को जो है होस्ट किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं भारत में कब हुए थे। आपको पता होगा कि उस दौरान जो है काफ़ी जो बड़े स्कैम्स थे वो भी आए थे, तो उसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। उसके बाद से अभी तक भारत का नंबर नहीं लगा है, लेकिन आप लोग बताएगा कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में 2014 से पहले कब हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व एनुअली? हर एक साल जो है वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये कब मनाया जाता है? तो 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, और इसके साथ में कुछ अदर डे वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है बी एक्टिव। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फुटबॉल डे जो कि 25 मई को मनाया जाता है इसकी थीम क्या है, तो ये यहाँ पर रहेगा
बी एक्टिव ये एक इनिशिएटिव है जिसको फीफा और WHO इन दोनों ने साथ मिलकर बनाया ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके कि हर एक लोग जो है मूव और प्ले करें 60 मिनट्स एवरीडे, मतलब हर दिन कम से कम 60 मिनट का, चाहे आप वॉक करें चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलें, उसके लिए बी एक्टिव का जो थीम है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये वर्ल्ड फुटबॉल डे है ये कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो फीफा। ठीक है, तो आपको पता होगा ये फीफा के द्वारा जो है, फीफा और वर्ल्ड जो और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो इन दोनों के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस थीम को यहाँ पर। ठीक है, बी एक्टिव जो थीम इन्होंने यहाँ पर रखी है। इसके साथ में जो अफ्रीका डे है ये 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो 1963 था तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको बोलते हैं अब अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना की याद में जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 2026 की जो थीम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एजुकेट एन अफ्रीकन फिट फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो थीम है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। थीम थोड़ा सा याद कर लेना कि एजुकेट एन अफ्रीकन फिट फॉर द 21st सेंचुरी, बिल्डिंग रेजिलेंट एजुकेशन सिस्टम फॉर इंक्रीज एक्सेस फॉर द इंक्लूसिव लाइफ लॉन्ग क्वालिटी एंड रिलेवेंट लर्निंग इन अफ्रीका। और इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर। ये 24 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मार्कोर की अगर हम बात करें तो ये घुमावदार सींगों वाली एक जो है इंडेंजर्ड जंगल वाली बकरी होती है। देखो ऐसा आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये इसके सींग जो है वो ऐसे आपको घुमाए हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है और जो घुमावदार इसके सींग हैं उसी वजह से जो है इसको इंडेंजर्ड में एक रखा गया है। और इस बार जो है थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है 2026 की थीम, मार्कोर एंड माउंटेन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एफर्ट्स फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए गाइस बन सकता है। Who won the gold medal at IAU 24 और एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप 2026? आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द अल्ट्रा रनर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं IOU 24 और की जो एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप 2026 है, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत ने जापान का जो हिरोसाकी शहर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो अल्ट्रा रनर्स चैंपियनशिप होती है उसमें यहाँ पर इतिहास रचा है। और इसमें क्या होता है कि खिलाड़ियों को 24 घंटे बिना रुके लगातार दौड़कर जो है सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। तो इसमें अमर सिंह जो देवानंदा है ना, उनका नाम यहाँ पर है। ठीक है, तो भारत के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया और कुछ 5 मेडल वो यहाँ पर जीते हैं और रेस में जो है 3 टॉप पोजीशन जो है भारत के नाम पर रही। ठीक है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। और भारत ने एक बड़ा कारनामा जो है वो यहाँ पर किया है, तो चैंपियनशिप का जो नेम है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, यह है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द अल्ट्रा रनर्स IAU 24 आवर्स। ठीक है, अब ये हुई कहाँ पर है, जापान का एक सिटी है हिरोसाकी, तो वहाँ पर ये हुई है। भारत ने कुल इसमें 5 मेडल जीते हैं। अगर हम बात करें जो अमर सिंह देवानंदा है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 282.881 किलोमीटर दौड़कर जो है वो इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। इसके बाद आते हैं गैनी एंटोनियो, इनको सिल्वर मेडल मिला है, इन्होंने 272.894 इतने किलोमीटर जो है लगभग इन्होंने किया है। और सौरभ रंजन ये जो है ब्रॉन्ज पर आए, भारत के हैं, 260.058 किलोमीटर जो है वो इन्होंने इतनी दूरी तय की। इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको एक चिप लगी होती है और जब वो दौड़ते हैं तो चिप के साथ में पूरी उनकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ट्रैक होती है। ठीक है, और अगर हम वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है भारतीय जो टीम है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो तेंजिन डोल्मा है, ठीक है, वो 4th पोजीशन पर यहाँ पर रही हैं। तो रेस का नियम यही होता है कि 24 घंटे के समय में आपको सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो तय करनी है और लगातार आपको दौड़ते रहना। तो ये इसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, इबोला वायरस के कारण कौन सा शिखर सम्मेलन जो है अभी स्थगित कर दिया गया? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि आपको बताना है कि इबोला वायरस का जो आउटब्रेक है, देखो भारत में तो यही कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी केस नहीं आया, लेकिन जो अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो एक्चुअली होना क्या था कि जो 4th इंडिया अफ्रीका फोरम की जो समिट थी तो ये होने वाली थी, तो इस इवेंट को जो है वो यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो इवेंट है वो दिल्ली में होने वाली थी
28 से 31 मई के बीच में, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इस बैठक में जो है अफ्रीका के कुछ देशों में इबोला वायरस जो है वो फैला हुआ, तो इस वजह से इसको आगे इन्होंने बढ़ा दिया गया है, तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस सम्मेलन का मेन मकसद ये था कि जो भारत की फ्यूचर प्लानिंग है, विजन 2047 है, और अफ्रीका के जो एजेंडा 2063 है, इनको मिलाकर जो है दोनों देशों के रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना। तो ये इनका बेसिक जो था। भारत में तो 100 साल यहाँ पूरे हो रहे हैं और अफ्रीका में भी एक मेजर माइलस्टोन होने वाला है, तो एजेंडा 2063 दोनों को साथ मिलाकर जो है यहाँ पर एम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन इवेंट का नाम था वो था 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ठीक है। न्यू दिल्ली में होनी थी और रीज़न यही है कि जो अफ्रीका में जैसे कांगो और युगांडा में जो इबोला वायरस फैला हुआ है, तो इसके आउटब्रेक की वजह से जो है इसको आगे फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो है IA स्पिरिट, ठीक है। तो ये थीम भी इसकी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, बट अब इसको जो है फर्दर पोस्टपोन यहाँ पर कर दिया गया है। अगर हम इसके फर्स्ट की बात करें कि पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर 2011 में जो अदीस अबाबा इथोपिया है वहाँ पर सेकेंड हुआ, और थर्ड वाला 2015 में भी न्यू दिल्ली में हुआ था। तो उसके बाद जो है फिर जो है अब यहाँ पर भारत में हो रहा था ये, तो अब इसको आगे फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Who has resigned as the managing director of the CEO of the फिनो पेमेंट बैंक। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो फिनो पेमेंट बैंक है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ऋषि गुप्ता। तो ऋषि गुप्ता ने इस पोजीशन से जो है ये बैकआउट कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इन्होंने वॉलेंट्री जो अर्ली रिटायरमेंट है उसको यहाँ पर ऑप्ट किया, और ये फिनो पेमेंट बैंक में जो है MD एंड CEO की पोजीशन पर थे ऋषि गुप्ता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उनका जो ये फैसला है, इनके ऊपर एक्चुअली टैक्स इवेजन की बात की जाए, जिसमें हम बोलते हैं टैक्स चोरी, तो इसके आरोपी की जांच जो है और जो रेगुलेटरी दबाव है ना, इसके चलते समय से पहले इन्होंने जो है वो ले लिया। क्योंकि अभी इनके ऊपर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द GST इंटेलिजेंस है DGI, तो इनके द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायर्ड था, क्योंकि इन पे कहा जा रहा था कि GST चोरी जो है वो इनके द्वारा की गई है। तो इसके ऊपर जो है इन्होंने अपना समय से पहले रिटायरमेंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि जब इस बैंक को RBI ने स्मॉल जो फाइनेंस बैंक था तो उसको बदलने की जो पूरी मंजूरी वो भी मिल चुकी थी। तो ये काफ़ी मेजर है यहाँ पर, तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये जो ऐसे टाइम पर ये हुआ है कि जब इस बैंक को RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की पूरी मंजूरी भी मिल चुकी थी, तो फिर ये जो है इनका एक स्टेप डाउन डिसीजन जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तीफ़ा हुआ है वो चीज़ आपको समझनी है। और एक्चुअली क्या होता है कि बैंकों के कामकाज को संभालने के लिए ना जो केतन मर्चेंट हैं, इनको 27 मई 2026 से 3 महीने के लिए जो अंतरिम जो CEO है उनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और जो नचिकेत मोरे थे, इनकी एक समिति थी, तो इसकी सिफारिश पर 2017 में शुरू हुआ ये जो पेमेंट बैंक है वह अपने सीमित बिजनेस मॉडल से आगे बढ़कर एक पूर्ण बैंक बनने की तैयारी में यहाँ पर है। तो इसके ऊपर जो है लगातार कहा जाए कि भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको बढ़ावा देने के लिए जो नचिकेत मोरे की कमेटी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी का ही नतीजा था कि भारत में बहुत सारे जो पेमेंट बैंक्स वगैरह उनको यहाँ पर लाया गया। अभी इसका फुल्ली फोकस था कि ये एक बड़े बैंक की ओर आगे बढ़ने के लिए था, तो अभी इन्होंने ये कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे विद विच कंट्रीज जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैज़ NHAI साइन एन MOU फॉर टनल कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी। तो NHAI ने किस देश के जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ सुरंग निर्माण और सुरक्षा के लिए जो है वो यहाँ पर एक समझौता किया है। तो ये नॉर्वे के साथ बेसिकली हुआ है। तो जो NHAI है, इन्होंने क्या किया है कि नॉर्वे के साथ में जो है देश के हाईवे और सड़क को और ज़्यादा मजबूत और नए आधुनिक युग का बनाने के लिए नॉर्वे की एक बड़ी संस्था है उसके साथ में एक समझौता यहाँ पर किया है। तो ये नॉर्वेन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI, इसके साथ में किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है साइन कहाँ पर हुआ? ओस्लो में हुआ है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
आपने देखा होगा ना कि ये जो 5 साल का समझौता हुआ है ना, तो इसमें जो भारत के पहाड़ी और बहुत ही मुश्किल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हाईवे बनाने के लिए जो है ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। और इस कोलैबोरेशन से ज़रूर जो आपने देखा कि भारत में बनने वाली जो अलग अलग सुरंगें हैं और जो पहाड़ी सड़कें हैं उनमें कई ज़्यादा सुरक्षित और उनको टिकाऊ बनाया जा सकेगा। इसलिए जो है यहाँ पर नॉर्वे जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ में इनका एक MOU जो है वो साइन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, 5 सालों के लिए। विच फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस पाम ओडर अवार्ड एट द 79th कैनिस फिल्म फेस्टिवल। तो जो 79 जो कैन्स फेस्टिवल थे इसमें किस फिल्म ने प्रतिष्ठित जो पाल्मे डियोर जो पुरस्कार है वो यहाँ पर जीता है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर गया है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रांस के जो कान शहर में एक फिल्म जगत का सबसे मशहूर जो है ये 79th कॉन फेस्टिवल जो है इसका एक शानदार तरीके से पूरा आगाज हुआ। और उसके बाद इस साल की जो सबसे बड़ी खास फिल्म थी पाल्मे डियोर, तो रोमानिया देश की एक इमोशनल ड्रामा फिल्म जिसको बोलते हैं फेजोड, तो उसने जो है उसको यहाँ पर दिया गया। और सबसे जो खास ट्रॉफी है वो इस रोमानिया देश की एक इमोशनल ड्रामा फिल्म जो है इसको यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया था उनका नाम था क्रिस्टियन मुंगोई, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। क्रिस्टियन जो मुंगोई हैं इन्होंने डायरेक्ट किया था। ये एक ईसाई परिवार की कहानी है जो नॉर्वे के एक गांव में जाकर एक मुसीबत में जो है वो फंस जाता है, तो कुछ ऐसी इसमें स्टोरी है, तो इसको यहाँ पर चूज़ किया गया। तो आपसे पूछा है कि 79 जो एनुअल कैनस फेस्टिवल है ये कहाँ पर हुआ, फ्रांस में। और जो रोमानियन एक ड्रामा है जिसको बोलते हैं FJORD फेजोड, तो इसने जीता है यहाँ पर, ठीक है, पाल्मे डियोर। और इसके डायरेक्शन किसने किया था, इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। इवेंट का नाम पूछा जाएगा, कहाँ पर ये इवेंट हुआ और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो किसको यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए जो सेबेस्टियन स्टैन है और जो रेनेटे रिंसवे हैं ये जो है स्टार्स हैं, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये जो फिल्म स्टार्स हैं ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो दोनों फिल्म स्टार किस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। और जो दूसरा बड़ा पुरस्कार होता है वो है ग्रांड पिक्स, ठीक है, ये सेकंड प्लेस था। तो जो रूसी डायरेक्टर हैं एंड्री जोगित्नोव, तो इनको जो है इनको ये बेसिकली मिला है, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, ये है एंड्री जोगित्नोव, तो ये एक रशियन डायरेक्टर हैं, इनको जो है ये वाला अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सेकंड प्लेस जो ग्रांड प्रिक्स है ये इनको अवार्ड किया गया, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा है कि ये ऐसे कौन है जो 2 बार पाल्मे डियोर पुरस्कार जीतने वाली इतिहास के चुनिंदा डायरेक्टर्स में कौन शामिल हुई हैं, तो इनका नाम है क्रिस्टियन मुंगोई। तो इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है हिस्ट्रिक 2 टाइम्स जो है ना ये बेसिकली जीता है, ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 बार जीता है, तो ये भी आपसे लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका की फॉर्मेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। Who has won the maiden single title at the SM कृष्णा मेमोरियल ATP चैलेंजर, मतलब SM कृष्णा मेमोरियल में अपना पहला जो एकल खिताब है वो किसने जीता है, तो उनका नाम बताना है। तो ये एक रशियन खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम है पीटर वेरकोव। तो इन्होंने जो है बेंगलुरु में अपना पहला जो सिंगल्स खिताब है वो यहाँ पर जीता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि रूस के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम है पेट्र वेरकोव, ठीक है। तो इन्होंने बेंगलुरु में अपना पहला सिंगल्स खिताब जीता है। और अगर बात की जाए इनकी तो इन्होंने किसको हराया, तो ये इल्या इवास्का, ठीक है। तो इल्या इवास्का को इन्होंने जो है हराया। और इनके बारे में बात की जाए तो टॉप 40 खिलाड़ी हैं ये, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो वेरकोव डबल्स हैं तो इसमें ये फाइनल हार गए। और भारत के जो आदिल कल्याणपुर हैं और मुकुंद शशि कुमार हैं, इनकी जोड़ी ने जो है उन्हें मात देकर ट्रॉफी जीती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो भारत के आदिल जो कल्याणपुर और मुकुंद शशि कुमार, ठीक है। तो मुंबई जो ये मुकुंद शशि कुमार हैं तो इन्होंने जो है इनको हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम पर किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो इनकी जो वेरकोव है इनकी 335 है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट ट्रेंच अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM फॉर द
वेस्ट बंगाल। आपको बताया कि भी वेस्ट बंगाल में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और शुभेंदु अधिकारी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी का काफ़ी पुराना कार्यकाल था 15 सालों से, तो उनको जो है यहाँ पर ख़त्म किया गया। तो अभी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, इन्होंने पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, इनके साथ मिलकर जो है एक राज्य में एक बड़ी हेल्थ ब्रीफिंग की और उसमें इन्होंने डिसाइड ये किया हुआ है कि जो बंगाल में हेल्थ केयर है इसको इम्प्रूव किया जाएगा और इसके लिए 527.58 करोड़ जो है इसकी पहली किस्त जो है फर्स्ट ट्रेंच जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो दिया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में। द अमाउंट इज़ द पार्ट ऑफ अ लार्जर अनमार्क एलोकेशन। तो इसमें जो टोटल अमाउंट है वो है 3505 का, ठीक है, जो कि दिया जाएगा, बट उसका जो पहला किस्त है, पहला अमाउंट का फेज़ है वो 527 है, इसको यहाँ पर इन्होंने दिया गया। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 2013 में लॉन्च किया था। आपको पता होगा इसके तहत दो बड़े सबमिशन आते हैं, एक ग्रामीण में है और एक अर्बन में है, जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये ग्रामीण, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये है शहरों में, तो जिसको बोलते हैं अर्बन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के सभी नागरिकों तक जो है एक सस्ती और बराबर और अच्छी क्वालिटी की जो है सेवाएं वो यहाँ पर पहुँचाना। ठीक है, Which mine in Madhya Pradesh has made history by becoming the first underground mine to start production under country's commercial coal auction regime। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ द कोल, तो इन्होंने मध्य प्रदेश की दो बड़ी जो कोल माइन है यहाँ से इन्होंने जो उत्पादन है उसका इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसमें जो है वो है उड़तान खदान। ठीक है, जो उड़तान कोल माइन है ये भारत की पहली ऐसी अंडरग्राउंड माइन होगी, ज़मीन के नीचे की खदान है, जिसे कॉमर्शियल ऑक्शन के तहत जो है वो शुरू किया गया है। तो इन खदानों से कोयला निकालने के बाद भारत में बिजली बनाने के लिए कोयले की कमी जो है उसको भी दूर किया जाएगा और हमें दूसरे देशों से जो है कम मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी यहाँ पर हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो उड़तान और धिरौली है ये मध्य प्रदेश में दो कोल माइंस हैं, तो ये चर्चा में अभी है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है जो उड़तान कोल माइन है ये अनूप शहर एक ज़िला है वहाँ पर, तो ये वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो ये जो जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको ये जो है एलोकेट की गई, तो कॉमर्शियल माइनिंग के तहत शुरू होने वाली है पहली अंडरग्राउंड जो है वो भूमिगत खदान होगी। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड माइन है यहाँ पर। और जो है आपकी दूसरी ये है थिरौली कोल माइन जो है वो सिंगरौली ज़िले में स्थित है और आपको पता होगा कि जो एनर्जिन लिमिटेड है उसको जो है ये एलोकेट की गई है। तो ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है कि धिरौली कोल माइन वो किसको दी गई और ये जो उड़तन कोल माइन है ये किस कंपनी के पास में यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिंगरौली क्षेत्र है वो थर्मल पावर जनरेशन का एक बड़ा सेंटर पॉइंट जो है वो बनने वाला है यहाँ पर। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा यहाँ पर कर दी है? तो आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर विजय शंकर इनका नाम है और इन्होंने जो है पूरी तरीके से जो आईपीएल और घरेलू क्रिकेट जो है इससे संन्यास ले लिया। तो 10 साल की उम्र से इन्होंने खेलना शुरू किया था और विजय शंकर का जो प्रोफेशनल कैरियर है वो लगभग 10 साल के आसपास जो है वो इनका यहाँ पर चला और साल 2019 के वनडे में ये भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए जो है कई सारे ओडीआई मैचेस जो हैं वो यहाँ पर खेले थे। तो 12 ओडीआई और 9 टी20 जो है इन्होंने खेले थे 18 और 19 में और उसके बाद जो है ये 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इसका भी हिस्सा यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। Who has been named by the Barclays as the head of the India Diaspora Banking in Singapore? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ब्रिटेन है इसकी एक मशहूर बार्कलेज जो बैंक है इसने सिंगापुर में अपने कामकाज के लिए किसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? तो इनका नाम है निखिल झा। तो इनको जो है हेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा बैंकिंग जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये कौन सा इनको वो दिया गया है और सिंगापुर ऑपरेशंस के लिए जो बार्कलेज ने भारत के जो निखिल झा इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो जो वहाँ रहने वाले जो एनआरआईज होते हैं
इनको निवेश और जो प्रॉपर्टी प्लानिंग है और बैंकिंग से जो जुड़ी सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें जो है वो इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसका जो काम काज है वो ये यहाँ पर संभालेंगे। और ये एक मल्टीनेशनल बैंक है, बार्कलेस की बात की जाए, और जो पर्सन है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है निखिल जागा, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट, तो इनमें 20 साल से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस भी है। विच पेयर फिनिश्ड एज अ रनर अप इन द मेंस डबल फाइनल ऑफ द जेनेवा ओपन 2026। तो भारत के जो टेनिस खिलाड़ी हैं उनका नाम बताना है, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के जोड़ीदार जो है माइकल वीनस जेनेवा ओपन जो है उसके फाइनल में जो है ये रनर अप भी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस जोड़ी का नाम है यूकी भाम्बरी, ठीक है, एंड माइकल वीनस, ओके। तो इन दोनों की जो जोड़ी है वो जिनेवा ओपन में रनर अप में ये बेसिकली रहे यहाँ पर। और इस टूर्नामेंट के फाइनल में उन्हें जो है रोम अनाडो जो मोनाको और मार्क पोलमेंस जो ऑस्ट्रेलिया हैं, तो इनकी जोड़ी के एक जो है कड़े मुकाबले में हार का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा, ठीक है। What is the full form of the प्रगति in the military exercise प्रगति 2026? तो आपको बताना है कि प्रगति है क्या बेसिकली, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यह है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकते हैं। जो भारतीय सेना की देखरेख में मेघालय के उमराई मिलिट्री स्टेशन पर ये एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है, ये यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये उमराई जॉइंट जो वारफेयर ट्रेनिंग जोन है, मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में वहाँ पर, ठीक है। और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में जो टेररिस्ट है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, उनके लिए सेनाओं को जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना। और अगर हम देखें कि कौन कौन से जो 12 फ्रेंडली रीजन्स हैं, तो ये भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस और सीचेल्स और श्रीलंका एंड द वियतनाम, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन आर्मी। द एक्सरसाइज फीचर्स 12 फ्रेंडली रीजन्स नेशंस, ठीक है। तो इनके साथ में जो है ये फ्रेंडली नेशंस के साथ में जो है एक्सरसाइज जो बेसिकली फीचर होती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और प्लेस क्या है, तो प्लेस है उमरोई जॉइंट वारफेयर ट्रेनिंग जोन, मिलिट्री स्टेशन मेघालय, तो वहाँ पर ये हुआ है। इंडियन आर्मी जो है इसके द्वारा है। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं इनका नाम याद रखना, 12 नेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द असम असेंबली स्पीकर फॉर अ सेकेंड टर्म मार्किंग अ फर्स्ट इन द स्टेट्स विक्ट्री। तो आपसे कहा जा रहा है कि असम विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर जो है वो यहाँ पर चुना गया है। तो जो रंजीत कुमार दास हैं इनको चुना गया है असम विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पर। और असम की जो 16वीं विधानसभा है इसके ये अध्यक्ष हैं। तो ये कौन सी असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ये है सेकेंड टर्म इनका 16th का, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कमेंट करके मुझे बताओ कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ एक बार बताइएगा, ठीक है। तो की पर्सन का नाम आपसे पूछा जा सकता है और कौन से नंबर की विधानसभा है वो पूछा जा सकता है। और 2 बार कोई भी व्यक्ति जो है ये असम विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इनका सेकेंड टर्म जो है इस प्रतिष्ठित पद के लिए यहाँ पर चुना गया, ठीक है। और ये जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के पूर्व अधिकारी और एक पत्रकार भी रह चुके हैं, अगर हम इनका पास्ट बैकग्राउंड देखें। To support the India's clean energy transition, which country has recently collaborated to launch a $300 million नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के पर्यावरण के जो अनुकूल जो ग्रीन एनर्जी है तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी 2 कंपनियों ने हाथ मिलाया हुआ है। तो उसमें डेनमार्क और ब्रिटेन शामिल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूके और डेनमार्क, तो इनका भारत के साथ में एक जो है पैक्ट साइन हुआ है और ये $300 मिलियन का नॉर्थ स्टार जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या कि इन दोनों ने साथ मिलकर जो नॉर्थ स्टार है इस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके तहत भारत में $300 मिलियन का जो है निवेश किया जाएगा। और इस फंड का इस्तेमाल बेसिकली जो सोलर, सौर ऊर्जा, विंड है, तो इन्हीं सब बिजली को स्टोर करने वाले जो है नए प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो ब्रिटिश क्लाइमेट पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यूरो 1.1 बिलियन की जो ब्रिटिश क्लाइमेट पार्टनरशिप के तहत ये जो है पहला निवेश भी है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश क्लाइमेट पार्टनर्स BCP के द्वारा ये जो फाइनेंस कितना हो रहा है यहाँ पर, वो चीज़ है यहाँ पर, ओके। और साल
2030 तक 500 जो गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हासिल करना, और 2070 तक नेट जीरो जो उत्सर्जन है ये होगा। तो इसके लिए इस टारगेट के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट, तो उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ में शेयर करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। और आपसे पूछा है कि विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, तो ये बैरन आइलैंड है। और वो कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी कमेटी, जीएसटी के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन था, तो केलकर कमेटी ने। ये लास्ट क्वेश्चन थे जो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए, और आज के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग बताइएगा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011। सेंसस हो रहे हैं, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, तो इन 5 सवालों का जवाब दीजिएगा। और हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, अच्छा एक काम करेगा, ये वाला तो आपको बताना है, और जो करंट चीफ इलेक्शन कमीशन है इनका नाम भी बता दो। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, बंगाल इलेक्शन के दौरान जो है बिल्कुल फायर मोड में ये थे, तो इनका नाम बताएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो करंट कौन से हैं अभी, और आपको बताना है फर्स्ट वाले भी। तो पहले इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और सारा पीडीएफ सिस्टम जो है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।